हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मेरठ में पीएम मोदी ने किया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। पिछली सरकारों पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा पहले की सरकारों में अपराधी खेल खेलते थे, योगी सरकार में जेल जेल खेलते हैं। लखनऊ में आप संयोजक केजरीवाल की रैली। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा 5 साल में योगी सरकार ने बनवाई शमशान, मैं स्कूल बनवाऊंगा। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा का बयान। राज्य में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी पार्टी। कांग्रेस किसी नेता को सीएम योगी का चेहरा नहीं करेगी घोषित। देश में बढ़ते संक्रमण ने बढ़ाई चिंता। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में पाबंदी। सभी राज्यों की सरकारें हुई सतर्क। कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज। चलिए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। मेरठ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि पीएम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित की जा रही है। मेजर ध्यानचंद के नाम में शब्द है ध्यान। बिना ध्यान के सफलता नहीं मिलती, इसलिए जिस यूनिवर्सिटी का नाम ध्यानचंद से जुड़ा हो वहाँ ध्यान से काम करने वाले देश का नाम रोशन करेंगे, यह मुझे पक्का विश्वास है। इस दौरान पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर भी हमला बोला और पहले की सरकारों में यूपी में अपराधी और माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले बेटियों पर पाबंदियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे और मेरठ और आसपास के लोग भूल नहीं सकते कि पहले उनके घर जला दिए जाते थे। लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार के कामों का जिक्र करते हुए बोले पीएम मोदी ने कहा कि अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। 5 साल पहले इसी मेरठ की बेटियां शाम होने के बाद अपने घर से निकलने से डरती थीं। आज मेरठ की बेटियां पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं। साथियों, पहले की सरकारों से यूपी में जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते पिछली सरकारों के समय में जिस प्रकार की विसंगतियां पैदा हुई थी, यहां पर आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ था, बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ था, दंगों के एक श्रृंखला के माध्यम से यहां के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ था। लेकिन आज जब प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई, प्रदेश में दंगे बंद हुए। जिस कांवड़ यात्रा को रोक दिया गया था वह कांवड़ यात्रा फिर से प्रारंभ हो चुकी है। और यही नहीं, अब यहां पर सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता, क्योंकि दंगाइयों को भी और सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए तत्वों को मालूम है कि अगर वे सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उन्हीं के लिए वह खतरा वापस रिटर्न होता हुआ दिखाई देगा। पीएम मोदी मेरठ के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखकर शिलान्यास किया है। शिलान्यास से पहले पीएम मोदी ने यहां पर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां मौजूद जिम का पीएम ने दौरा किया और खुद भी जिम में एक्सरसाइज की। बता दें कि पीएम मोदी पहले यहां मौजूद जिम में पहुंचे और मशीनों का जायजा लिया। यहां उन्होंने फिटनेस इक्विपमेंट पर एक्सरसाइज की, जिससे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं।
यूपी में आम आदमी पार्टी ने महारैली के जरिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। लखनऊ में आयोजित आपका रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और घोषणाओं की झड़ी लगा दी। सीएम केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी के सबसे बड़े नेता ने आकर कहा था कि अगर यूपी में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। पुरानी सरकारें ने सिर्फ कब्रिस्तान बनवाए और योगी सरकार ने सिर्फ शमशान घाट बनवाए। हमें मौका मिलने पर आपके बच्चों के लिए स्कूल और सबके लिए अस्पताल बनवाए जाएंगे। केजरीवाल ने लखनऊ की स्मृति उपवन मैदान में रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कटाक्ष करते हुए कहा, पिछले 5 साल में योगी सरकार ने न केवल शमशान बनवाए बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वहां तक पहुंचाने का काम भी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह कोरोना काल में पूरी दुनिया में यूपी की कोविड मैनेजमेंट को लेकर थू-थू हुई, उस पर पर्दा डालने के लिए अमेरिका की सबसे बड़ी मैगजीन में इन्हें विज्ञापन देने पड़े। देश के सबसे बड़े नेता ने उत्तर प्रदेश में आके कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने आके कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। दोस्तों, पुरानी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनवाए। योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। आज मैं आपके बीच में आया हूं, एक मौका दे दो, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा और आपके परिवार के लिए अस्पताल बनवाऊंगा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने चुनाव को लेकर अंतिम रणनीति तैयार कर ली है। आगामी 45 दिनों तक आम आदमी पार्टी के प्रदेश पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 3 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून के परेड ग्राउंड से करेंगे। पहले चरण में 3 जनवरी से अरविंद केजरीवाल नव परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो प्रदेश के सभी 70 विधानसभा में जाएंगी। ये रणनीति दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के चुनावी रणनीतिकार गोपाल राय ने देहरादून में बैठकर बनाई। बता दें कि गोपाल राय चुनावों के मद्देनजर उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा बैठक की और आगामी 45 दिनों की चुनावी रणनीति बनाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 जनवरी को देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। यही वजह है कि देवबंद को एटीएस कमांडो सेंटर के लिए चुना गया है। सीएम योगी के 4 जनवरी को देवबंद में संबोधित दौरे को लेकर प्रशासन और बीजेपी नेताओं ने तैयारी तेज कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश एटीएस का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में देवबंद में भी एटीएस की नई यूनिट स्थापित कर सुरक्षा के नए किले का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भूमि चयनित की जा चुकी है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसी नेता को सीएम का चेहरा घोषित नहीं करेगी। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां भी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस की अब बात को छोड़कर किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है। आगामी महीनों में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां भी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है और बीजेपी ने दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। उनका मानना है कि केजरीवाल की सरकार मनमाने तरीके से शराब की दुकानें खोल रही है, इसलिए बीजेपी उनको रोकने के लिए सड़कों पर उतरने वाली है। बीजेपी की दिल्ली इकाई ने कहा कि अगर आप सरकार अपनी नई आबकारी नीति पर वापस नहीं लेती है तो वो 3 जनवरी को शहर के 14 स्थानों पर चक्का जाम करेगी।
राजस्थान में सत्ता पक्ष और विपक्ष की खींचतान के बीच वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंह भी भावी मुख्यमंत्री के चेहरे की खोज में निकले हैं। राजस्थान के बिभीदी शहर में शहरी जनों और पेशेवर लोगों से मुलाकात करते हुए प्रवासी राजनीतियों से मिलने गुजरात पहुंचे और सिद्ध भी बताते हैं कि भाजपा नेता दिया कुमारी और कांग्रेस नेता सचिन पायलट लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सत्ता को चुनौती देते हुए उनकी सरकार के ही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने साथी विधायकों के साथ हरियाणा के मानेसर में डेरा डाल लिया था। हालांकि गहलोत की सूझबूझ और आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद सरकार गिरने से बच गई, लेकिन अभी भी इन नेताओं की तकरार की कहानियां छन छन कर आती हैं। देश में ओमिक्रॉन तो रफ्तार पकड़ ही चुका है, साथ ही कोरोना के केस भी तेजी से बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो भारत में रविवार को कोरोना के 27,553 नए मामले सामने आए, तो वहीं 224 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़ गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,249 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया और देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,22,801 हो गई है। वहीं अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से बढ़ने लगे हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक रविवार को देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की संख्या बढ़कर 1,525 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के नए मामले दर्ज किए गए हैं और मंत्रालय ने यह भी बताया कि ओमिक्रॉन के संक्रमित हुए 560 लोग या तो स्वस्थ हो गए हैं या देश से चले गए हैं। ओमिक्रॉन के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र और दिल्ली में सामने आए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में 8,000 के पार पहुंच चुकी है और संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर और इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन इन दिनों चिंता का विषय बना हुआ है। देश में इसको लेकर सरकारें काफ़ी सतर्क हो गई हैं और कई तरह के प्रतिबंध लगाना शुरू हो गए हैं। ऐसे में कोविड के प्रकोप को चलते हरियाणा में कोरोना और ओमिक्रॉन के मद्देनजर एक बार फिर सरकार ने सख्ती दिखाई है। हरियाणा राज्य में 3 से 12 जनवरी तक सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी तथा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन तथा हरियाणा के मुख्य सचिव ने महामारी अलर्ट जारी किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि राजधानी में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के मामले रोज छलांग मार रहे हैं, लेकिन चिंता और पैनिक की कोई बात नहीं है। लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दिल्ली में कोरोना के रोज करीब 2,500 से 300 मामले आ रहे हैं। अभी दिल्ली में कोरोना के 6,360 सक्रिय मामले हैं और कोरोना से जो लोग बीमार हो रहे हैं उनमें से लगभग किसी को भी अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आगे केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने 37,000 ऑक्सीजन बेड व्यवस्था की है, जिनमें से सिर्फ 82 बेड पर ही मरीज हैं और 6,000 से ज़्यादा लोग दिल्ली में कोरोना से पीड़ित हैं। मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि सभी नए मामलों में हल्के लक्षण हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। गौरतलब है कि दिल्ली में नए साल के पहले दिन 2700 से ज़्यादा कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं, जबकि संक्रमण दर 3% का आंकड़ा पार कर चुकी है। 1 जनवरी को जारी हुए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में 2,716 नए मामले दर्ज हुए हैं, जो करीब 7 महीने में सबसे ज़्यादा कोरोना मामले हैं। दिल्ली में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कोरोना के केसेस रोज़ छलांगे मार रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने डेटा लेके आया हूँ ये दिखाने के लिए कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। सबको जिम्मेदारी से काम लेना है, लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं है। पहले हम देखते हैं कि कोरोना के केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं। 29 दिसंबर को 923 केस आए, 30 दिसंबर को 1313 केस, एकदम से छलांग लग गई। 31 दिसंबर को 1796 केस, 1 जनवरी को 2796, 1000 केस बढ़ गए एक दिन में डेली, मतलब
पिछले दिन 1796 आए थे, अगले दिन कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी सरकारें अपने अपने राज्य में नई गाइडलाइन घोषित कर रही हैं। साथ ही राज्यों में सख्ती से नियमों का पालन हो, इस पर भी काफी सख्ती बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामलों को लेकर सीएम भूपेश बघेल सतर्क नजर आए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सोनिया गांधी का फोन आया था, उन्होंने चिंता जताई। ओमिक्रॉन का टेस्टिंग सेंटर हमें उड़ीसा में दिया गया है, कुछ सैंपल की रिपोर्ट आई है जिसमें ओमिक्रॉन नहीं मिला। घबराने की स्थिति नहीं है, राज्य की ओर से सभी तैयारियां की गई हैं। तो जाम की स्थिति है और कुछ सैंपल के रिपोर्ट आया जिसमें ओमिक्रॉन नहीं था, लेकिन ओमिक्रॉन होगा फिर उसके हिसाब से भी ट्रीटमेंट होगी, लेकिन ऐसे कोई घबराने जैसी स्थिति नहीं है और सारी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की गई है। जितने भी लोग देश भर में कोविड-19 मामलों में बढ़ती रफ्तार को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से 3 जनवरी से आंशिक लॉकडाउन लगाने की संभावना जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में बार, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज सभी बंद कर दी गए हैं। वहीं 50% क्षमता से लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इससे पहले राज्य सरकार ने यूके के कोलकाता एयरपोर्ट तक आने वाली सभी उड़ानों को निलंबित करने का फैसला लिया था, जो 3 जनवरी से प्रभावी होंगी। राज्य में वर्तमान में 3,451 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तराखंड के सुवालबाड़ी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में एक कोविड टेस्ट रिपोर्ट में 82 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकलने से हड़कंप मच गया है। बीते 30 दिसंबर को विद्यालय के प्रधानाचार्य समेत 8 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद विद्यालय में 488 बच्चों के नमूने लिए गए थे। इनमें से 82 में कोरोना की पुष्टि हुई है। संक्रमित छात्र छात्राओं को अलग अलग हॉस्टल में आइसोलेट किया गया है। जानकारी के मुताबिक विद्यालय के 70% बच्चे बुखार, खांसी और नाकबंद की शिकायत से ग्रस्त हैं। नैनीताल जिले के भवाली से अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग के गंगरकोट सुवालबाड़ी स्थित नवोदय विद्यालय में शनिवार को बच्चे की कोविड सैंपलिंग की गई थी। विद्यालय के 488 बच्चों को सैंपल लिए गए थे। अभी कुछ सैंपलों की रिपोर्ट आनी बाकी भी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एक कदम और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीन शुरू हो रहा है। बच्चे की पहली डोज के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और स्टूडेंट आईडी कार्ड से भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इसके अलावा माता पिता के फ़ोन नंबर से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक नंबर पर एक ही परिवार के 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। बच्चे अपने नज़दीकी केंद्र में जाकर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। दिल्ली में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर नए साल के पहले दिन 99.34 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नए साल के पहले दिन 66 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये कार्रवाई कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लापरवाही बरते जाने को लेकर की गई है। जानकारी के अनुसार 1 जनवरी को दिल्ली सरकार की इन्फोर्समेंट एजेंसी ने 99,34,000 रुपए का चालान किया है। ये चालान कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन को लेकर किया गया है। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में आए हैं। 1 जनवरी को मास्क ना लगाने के चलते उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में सबसे ज्यादा चालान काटे गए हैं। उत्तरी दिल्ली में 689, पूर्वी दिल्ली में 629 और सेंट्रल दिल्ली में 620 कोरोना नियमों का उल्लंघन की घटनाएं सामने आई। मास्क ना लगाने, शारीरिक दूरी पालन ना करने और सार्वजनिक जगहों पर दूरी का पालन ना करने और जगह जगह थूकने के कुल 5,085 मामलों में प्रशासन की तरफ से बीते दिन 99,34,200 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि कुल 66 लोग पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में नए साल के पहले दिन दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में बदलाव हुआ है। इस दौरान दिल्ली का AQI 41 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 362 रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। हालांकि जो एक दिन में पहले 321 रहा था, वहीं एनसीआर के शहरों की
हवा भी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुई है। दरअसल यूपी वेस्ट में आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण शहर में तापमान गिर रहा है, जिसके चलते लोकल लेवल पर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इसके साथ ही धूप निकलने की वजह से प्रदूषकों को छंटने में काफ़ी मदद मिलेगी। वहीं बीते 24 घंटे में हवा में करीब 10 का रिकॉर्ड दर्ज किया है और गौरतलब है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक पिछले 24 घंटों में दिल्ली का AQI 362 रहा। हालांकि एनसीआर के ज़्यादातर शहरों में शामिल केवल ग्रेटर नोएडा की आबोहवा तेजी से काफ़ी खराब श्रेणी में रही है। फिलहाल यहां का भी AQI खराब कैटेगरी के हायर लेवल पर रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। वहीं एनसीआर में सबसे खराब हालात दिल्ली के रहे हैं और ऐसे में दिल्ली का AQI 362 रहा तो फरीदाबाद का 309, गाजियाबाद का 352, ग्रेटर नोएडा का 281, गुरुग्राम का 340 और नोएडा का AQI 321 रहा। अलीगढ़ के कोतवाली खैर पुलिस ने कस्बा खैर में श्रीकांत मोबाइल की दुकान के अंदर रखे मोबाइल से भरे बैग को चुराने वाली शातिर चोर नीटू को पलवल रोड के नवीन गल्ला मंडी से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी के मोबाइल समेत सोने चांदी के आभूषण और अवैध तमंचे के साथ अलीगढ़ के पलवल रोड के नवीन गल्ला मंडी के पास से ट्रक में चोरी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। चोरी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए शातिर चोर नीटू के कब्जे से पुलिस ने दुकान से चुराए गए 15 मोबाइल, सोने चांदी के आभूषण समेत एक अवैध तमंचे को भी बरामद किया है। तो वहीं शातिर चोर नीटू का चोरी करने की वारदात के साथ देने वाला उसका चोर भाई लुक्का पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए चोर के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित चोरी का माल बरामद होने के चलते कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरियाणा के रेवाड़ी जिला के गांव लिसाना में 4 दिन पहले खेत में पशु चारा लेने गई एक महिला पर उसकी जेठानी और जेठ ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। महिला बहुत बुरी तरह से घायल हो गई और घायल महिला को इलाज के लिए रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। अस्पताल में पीड़ित महिला पुलिस प्रशासन ने न्याय की गुहार लगा रही हैं और लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर का कहना है कि महिलाओं को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। जहां डॉक्टर इसे नॉर्मल चोट बता रहे हैं तो वहीं पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं की है। किसी ने भी ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचकर उनका हाल जानने तक की जहमत नहीं उठाई है। खबर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर खंडवा बदौड़ा रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया है। पुलिस की रेलिंग तोड़ बस 15 फीट नीचे नदी में गिर गई है, जिसमें 28 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 7 बच्चों समेत 28 लोग घायल हैं। एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। उस बच्चे को इंदौर रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि बस गुजरात के भुंज में बड़बानी जा रही थी। स्थानीय निवासी बस ड्राइवर हादसे के बाद से ही फरार है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ड्राइवर की आंख लग गई थी, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। और अलीराजपुर कलेक्टर मनोज पुष्प और SP मनोज कुमार घटनास्थल से सीधे घायलों से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने CMHO, सिविल सर्जन और अन्य डॉक्टर का निर्देश दिए कि घायलों को अच्छे से इलाज किया जाए। पुलिस ने कहा ड्राइवर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपके साथ जी मैं खेत में गई थी चारा लाने के लिए, तो डोड़े को मेरे खेत से 2 किले पीछे ही वो डोड़े के ऊपर बैठी थी और उसका पति सिरसों में लुक रहा था। तो उसके पति ने पीछे से आन के मेरे हाथ पकड़ लिए और औरत ने चाकू से मेरा पेट काट दिया 2 जगह से और 2 जगह से मेरी पैर काट दिए। और फिर मेरा देवर खाद छिड़कने के लिए गया था तो मैंने उन्हें देखा तो आवाज़ लगाई। मेरे देवर और दोरानी मुझे वहाँ से उठा के लाए। सर मेरी पत्नी खेत में हरा चारा लेने के लिए गई थी, तो उस पे रास्ते में पूनम पत्नी जगत और जगत दोनों वहाँ पे रास्ते में उनका खेत पड़ता है। वहाँ पे उन्होंने मेरी पत्नी पर कुछ चाकू से मतलब हमला कर दिया सर। कब की घटना है ये सर 29 तारीख को हुई थी सर। ये अभी यहाँ एडमिट करा रखा है? हाँ 29 तारीख के बाद यहाँ कुछ कार्रवाई तो हुई नहीं अभी तक। यहाँ भी नॉर्मल रिपोर्ट बना रहे डॉक्टर भी। वहाँ चाकू वगैरह तो दिखाया नहीं रखा इन्होंने भी, हल्का वैसा। यहाँ छाती पे यहाँ टाँके लगे हुए हैं सर, पूरा यहाँ फटी पड़ी है, यहाँ से भी पैरों पे भी 4 जगह। मेरी भाभी है नीता जी, वो जी हरा चारा लाने के लिए खेत में गई हुई थी।
जी उसकी पत्नी पूनम, ये पहले ही हथियार लेके सिरसू में लुके हुए थे योजनाबद्ध तरीके से। जी जैसे ही मेरी पत्नी उनके डोले पर को पार करने लगी, पीछे से जगत ने तो हाथ पकड़ लिए और जी पूनम ने यहाँ से काट दिया। कोई ऐसा पहनना निकले था, जहाँ से काटती गई वहीं का कपड़ा वहीं पड़ता गया। यहाँ से काट दिया, ओढ़ा पैर, 2 बगल से यहीं 4 जगह मेरी भाभी को टाके लगे हुए हैं। उनकी इतनी सीरियस हालत है कि वो हल भी नहीं सकती। यहाँ भी जी कोई, हम 4 दिन से घूम रहे हैं, आज चौथा दिन हो गया हम घूम रहे हैं कि भाई क्या रिपोर्ट में आई वो उनके प्रति है ना, कोई ये गुमराह करते हैं। ये कहते हैं कि प्रशासन के पास जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है। फिर हम कहते हैं जी हमारी रिपोर्ट दिखा दो, आपने अब तक की क्या कार्रवाई की। हर पल आपके साथ।